हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम इग्नू के एमए सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 12 को समझेंगे, जिसका नाम है प्रत्यक्षवादी परंपरा। और इस यूनिट से जुड़ी PDF भी आपको एक लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई गई है। इस चैनल पर और भी अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। चलिए फिर बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्यक्षवादी परंपरा को हम 3 तरह की परंपराओं के तहत समझेंगे। पहली परंपरा फ्रांस के विचारक ऑगुस्त कॉन्त द्वारा प्रचलन में लाई गई प्रत्यक्षवादी परंपरा से जुड़ा विचार है। ऑगुस्त कॉन्त इसके प्रमुख जनक माने जाते हैं। दूसरी परंपरा है ब्रिटिश दार्शनिकों द्वारा प्रचलन में लाई गई अनुभववादी परंपरा। और आखिरी परंपरा जर्मन इतिहासकारों द्वारा प्रचलन में लाई गई, जिसका नाम है रानकेवादी परंपरा। और तीनों को मिला जुलाकर संयुक्त रूप से E.H. कार ने इसे इतिहास की आम धारणा का नाम दिया। हालांकि असल में इन तीनों के बीच काफी सारे अंतर विरोध भी पाए गए, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑगुस्त कॉन्त द्वारा स्थापित प्रत्यक्षवादी परंपरा को। ऑगुस्त कॉन्त फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने मुख्य तौर पर व्यक्तिवाद का विरोध किया और विश्व में सभी जगह एक जैसे प्रचलन पर अधिक जोर दिया, यानी कि सार्वभौम के सिद्धांत को आगे लेकर चले। इसके अलावा एनलाइटमेंट का समर्थन इन्होंने किया। यह अपने समय के पूर्व के सेंट साइमन, डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट जैसे विचारकों से बहुत हद तक प्रभावित थे। और इनके अनुसार प्रत्येक ज्ञान और अवधारणा जब अपने स्तर पर विकसित होती है तो उसके पीछे 3 चरण काम करते हैं। इसमें पहला है धार्मिक या काल्पनिक चरण, जिससे हर मानव मस्तिष्क को गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि हम सभी धर्म और अपनी कल्पनाओं से प्रभावित होते ही हैं। दूसरा चरण है अमूर्त, जिसे संक्रमणकालीन कहा जा सकता है। और तीसरा चरण है वैज्ञानिक या अप्रत्यक्ष, जो कि अंतिम अवस्था के रूप में स्थापित माना गया। और इन तीनों चरणों को मानव के जीवन काल की अवस्था के समांतर माना गया। इसके अलावा ऑगुस्त कॉन्त ने तर्कशीलता और निरीक्षण को प्राथमिकता दी है और समाज में स्थापित सामान्य नियमों की अवधारणा को अपने इतिहास को लिखने में प्रयोग में भली भांति रूप से लाया है। इसी परंपरा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और 3 प्रमुख पूर्व स्थापनाओं की बात करते हैं, जिनको आधार बनाकर ऑगुस्त कॉन्त ने अपने इतिहास लेखन को बढ़ाया। पहला विचार पश्चिमी यूरोप द्वारा स्थापित औद्योगिक समाज, जो कि आगे चलकर विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा विचार जिसमें वैज्ञानिक चिंतन, यानी कि अंतिम अवस्था, जिसमें विज्ञान के तर्क और खोजबीन से जुड़ी अवधारणा को समाज के नियमों से जोड़कर देखा गया। पर आखिरी विचार है सामान्य नियम, जो कि विश्व में हर जगह समान रूप से ही लागू होते हैं, यानी कि एक सार्वभौमिक अवधारणा को अपनाना। इसी कड़ी में धर्म युग, जो कि अपने समय में काफी हावी था, धीरे धीरे घटने लगा और विज्ञान के युग का तेजी से आगमन हुआ। इन्होंने अपने इतिहास को लिखने में 2 मुख्य स्रोतों को आधार बनाया। पहला नियत तत्ववाद और दूसरा कुछ निश्चित चरणों या परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से होने वाला विकास। और अंत में बात करते हैं कॉन्त की प्रत्यक्षवादी परंपरा से जुड़ी विशेषताओं की। पहली विशेषता, इतिहास अधिकतर सामान्य नियमों पर आधारित है। दूसरा, जिस तरह से मस्तिष्क की अवस्थाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, उसी तरह इतिहास का स्तर भी बदलता रहता है। तीसरा, इतिहास की धारा को बदलना किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस में नहीं है। इतिहास में परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का होना बहुत जरूरी है। चौथा, निरीक्षण, यानी कि जांच और प्रयोग और सामान्य नियम की वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही इतिहास का सही लेखा जोखा सामने लाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी परंपरा की, जिसका नाम है अनुभववादी परंपरा। अनुभववाद शब्द ग्रीक भाषा के इम्पीरिया से लिया गया। अनुभववादी परंपरा से जुड़े विचारकों ने उस तरह के ज्ञान को ज्यादा प्राथमिकता दी जिसकी सच्चाई की जांच भली भांति की जा सके। एक समय पर अरस्तु को भी अनुभववादी परंपरा का संस्थापक माना गया था। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक प्रमुख अनुभववादी दार्शनिक के रूप में उभर कर सामने आए और अब इस परंपरा की विशेषताओं की ओर रुख करते हैं। पहली, असल में जो विश्व की स्थिति है वह कुछ ठोस वस्तुओं, घटनाओं और गुणों से बनी है।
दूसरी, अलग अलग परिस्थितियों, देशों और लोगों के बीच अनुभव भी अलग अलग तरह के ही पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता के तहत अनुभववादी विचारक मानते हैं कि एक समय पर जिस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है, केवल उसी के संदर्भ में चीजों को समझना चाहिए। पहले से स्थापित धारणाओं या विश्वासों या फिर इतिहासकार की कल्पना को उस तथ्य से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। चौथी विशेषता, इतिहास के अलग अलग तथ्यों को सुलझाने के बाद जब सामान्यकरण किया जाता है, उसके लिए अलग अलग तरह के प्रयोग अपनाए जाते हैं। कोई पारंपरिक पद्धति अपनाता है तो कोई वैज्ञानिक। और आखिरी विशेषता है, जिन तथ्यों की पुष्टि अलग अलग प्रयोगों, जांचों के बाद की गई हो, वे ही यथार्थ माने गए हैं, यानी कि सत्य माने जाते हैं। तीसरी परंपरा की बात करते हैं, जिसका नाम है रानकेवादी परंपरा। लेओपोल्ड फॉन रानकेवादी परंपरा के जनक माने जाते हैं। रानकेवादी परंपरा को जानने से पहले इससे पहले की व्यवस्था को समझते हैं। लगभग 18वीं शताब्दी में अनुसंधान की ऐतिहासिक प्रकृति कई सारे इतिहासकारों ने अपनाई और इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई और इस समस्या के समाधान में कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने योगदान दिए और जिनमें से एक परंपरा प्रमुखता से सामने आई, जिसका नाम था रानकेवादी परंपरा। इसकी विशेषता को जान लेते हैं। पहले, अतीत को वर्तमान या भविष्य के संदर्भ में ना समझकर उसी के समय की परिस्थितियों के संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरी विशेषता, लोगों के अलग अलग अनुभव, उपलब्ध स्रोत और सामग्री पर आधारित इतिहास को प्रमुखता दी गई। स्रोतों को दो रूप में बांट दिया गया, प्राथमिक स्रोत जो बहुत महत्वपूर्ण माने गए और अनुपूरक स्रोत जो अलग अलग घटनाओं को जोड़ने में आंशिक रूप से काम आए। अलग अलग घटनाओं के संदर्भ को पहले की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। और पांचवी विशेषता, तथ्यों और उनकी जांच पड़ताल के बाद निकलने वाली व्याख्या में अंतर स्थापित किया गया। इस कड़ी में रानकेवादी परंपरा से जुड़े हुए विचारकों ने पेशेवर इतिहास को कई सारी यूनिवर्सिटीज और शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया। कोंत के सार्वभौमिकता के विचार की बजाय अलग अलग जगह में अलग अलग चीजों की होने की बात सामने रखी और सामान्य नियम के स्थान पर असल ब्योरों का संकलन करने की ओर रुख किया। प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दृष्टिकोण को थोड़ा सा नजदीक से जान लेते हैं। सम्मिलित रूप में दोनों में ही इतिहास की तुलना जो है वह विज्ञान से की गई है, यानी कि विज्ञान के जो नियम, प्रयोग, चीजों को जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं, वे इतिहास को जानने के लिए भी अपनाए जा सकते हैं। इतिहासकार के स्वतंत्र और निजी विचारों से बिल्कुल हटके वास्तविकता और तथ्यों पर इतिहास को केंद्रित किया गया, जो सही मायनों में ठीक भी है। इतिहास की घटनाओं को क्रमवार तरीके से समझने का प्रयास किया गया और कुछ कट्टरपंथी प्रत्यक्षवाद इतिहासकारों ने माना कि जो चीज असल में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी तरह से कई सारे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी परंपरा के लिए सामने रखे। आखिर में बात करते हैं आलोचनाओं की, जिससे हमें इन परंपराओं के दूसरे पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। इतिहास को लिखने के समय इतिहासकार की भूमिका सबसे अहम होती है, परंतु इतिहासकार किसी भी घटना को जांचने और परखने के लिए अपने विचार का कितने स्तर पर हस्तक्षेप करेगा, ये तय करना बहुत जरूरी है। तर्क की बात करें तो हम सभी करते हैं और इतिहास लेखन की दुनिया में तर्क बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखता है, परंतु कुछ आलोचकों ने चीजों के नैतिक पक्ष पर भी बल देने की बात की। सार्वभौम या सामान्यकरण जैसी चीजों की जगह पर लोकल पर फोकस करने का प्रयास किया गया और इतिहासकारों के लेखन में केवल प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल न करने की बजाय आम जनता के इतिहास को भी स्थान देने की बात की गई। इतिहास लेखन में साहित्य कौशल पर बल देना भी उतना ही जरूरी माना गया जितना कि तथ्यों की जांच परख करना। चीजों को लेकर अधिकतर तटस्थ रहने के स्थान पर लोगों की अलग अलग भावनाओं के नजरिए से भी इतिहास को लिखने की सलाह दी गई। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतिहास लेखन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और इतिहास लेखन अब राष्ट्र केंद्रित हितों पर आधारित होने लगा और वैज्ञानिक इतिहास पद्धति को एक सिरे से नकारा गया। प्रत्यक्षवादी विचारकों ने अपने विषयों को समाज विज्ञान का नाम दे दिया और लगभग समस्त इतिहास को समकालीन इतिहास कह दिया गया और अंत में इतिहासकार की विचार, व्याख्या और पूर्व अनुमान से जुड़े गुणों को इतिहास के लेखन से जोड़कर देखा गया। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से जुड़े अपने विचार ज़रूर रखें और अधिक जानकारी के लिए चैनल की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं।